यहाँ पर जो टॉपिक डिसाइड किए हैं, टॉपिक हमारा पुराना ही है, मीन्स की पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में अभी तक हम लोग आउटडेटेड थ्योरी पढ़ रहे हैं। आउटडेटेड थ्योरी में कहने का मतलब एक अरेंजमेंट या प्लानिंग लोगों ने किया, बहुत से केमिस्ट इसमें अपना हाथ डाले, लेकिन संयोग से सभी एक के बाद एक फेल्योर होते गए, यहाँ तक कि मेंडलीव भी फेल्योर हो गए। और उसका एक ब्लंडर मिस्टेक जो हमने पिछली वीडियो में बताया कि सब लोग एटॉमिक मास को ही फंक्शनल नंबर मान रहे हैं, मतलब पीरियाडिक फंक्शन उसी एटॉमिक मास को ही मान रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में जो पीरियाडिक क्लासिफिकेशन था उसमें एक क्लियरिटी नहीं आ पाई, सभी केमिस्ट एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाए, सभी लोग एक दूसरे से संतुष्ट नहीं दिखाई दिए। तो अब हम मॉडर्न पीरियाडिक टेबल के विषय में चर्चा करते हैं। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल एक्चुअली हेनरी मोजले ने पेश किया। इन 1913 हेनरी मोजले शोड मीन्स प्रस्तुत किया दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज ए मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। कहने का मतलब कि मोजले ने सबकी धारणाओं से थोड़ा एक कदम आगे बढ़ करके देखा कि भाई सभी एटॉमिक मास को ले रहे हैं, तो एटॉमिक मास पर आने पर वो कहीं ना कहीं फेल्योर हो जा रहे हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को क्लियरली नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि एटलीस्ट जो वर्कआउट होता है वो हमारा इसी बेस करा जाता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी थ्योरीज को क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं। तो मोजले ने कहा कि 1913 में यहाँ पर सामान्य तौर पर हम क्या करते हैं, इसमें एटॉमिक नंबर को एलिमेंट इज ए मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी के रूप में पेश करते हैं कि मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बिलोंग्स टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। अब इसके आगे फिर बात करते हैं इन अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार क्या था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियाडिक फंक्शन। इसको आगे चल करके मोजले ने क्या प्रस्तुत किया, सेम वही डेफिनेशन जो मेंडलीव ने दिया या उससे पहले लोगों ने देने की कोशिश किया, बस उसमें केवल एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर फिट कर दिया। तो कहा उन्होंने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियाडिक फंक्शन। और यही चीज मेंडलीव क्या कहते थे कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। वही चीज यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो दोनों में अंतर क्या हो गया कि एटॉमिक नंबर में एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही केवल होते हैं, या इसको हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं। लेकिन जो एटॉमिक मास हमारा था उस एटॉमिक मास में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। और वो आगे चल करके केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगे, जिसके कारण इससे पहले आने वाली जितनी भी थ्योरीज थी, जितने भी पीरियाडिक क्लासिफिकेशन थे, एक के बाद एक सब फेल्योर होते गए और उनको आज की डेट में आउटडेटेड मान लिया गया। दिस इज नोन एज मॉडर्न पीरियाडिक लॉ। और इसी को आगे चल करके मोजले प्लान को ही मॉडर्न पीरियाडिक लॉ के नाम से प्रस्तुत किया गया। व्हेन द एलिमेंट्स वेयर अरेंज, जिसमें एलिमेंट्स को मैनेज किया गया, अरेंज किया गया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम उनको प्रस्तुत करते हैं। इन दिस टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स। इसमें क्या है, 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। कहने का मतलब कि मेंडलीव ने भी यही काम किया था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने एटॉमिक मास को लिया और उसके बाद ग्रुप को डिवाइड किया कि फर्स्ट टू 7, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, इस तरह से 7 गुना 14 कॉलम उन्होंने बनाए जो 14 ग्रुप के रूप में आए। और 8वें वर्ग को उन्होंने कहा कि ये लार्जेस्ट ग्रुप होगा जिसमें हम 3 ग्रुप एक साथ लेंगे, तो 14 3 17 और लास्ट में 0 ग्रुप को ले लिया। कुल 18 ग्रुप उसने भी बनाया। लेकिन अब उसी को मोजले ने कहा कि जब हम एटॉमिक नंबर के आधार पर कर रहे हैं तो किसी ग्रुप को सब डिवाइड नहीं करेंगे, यानी फर्स्ट ए फर्स्ट बी वाली संस्कृति उन्होंने हटा दिया। कहा कि सीधे उसको सीरियल नंबर में काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 18 तक। तो इस तरह से जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स थे मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में, वही मेंडलीव पीरियाडिक टेबल में भी थे, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन तरीका अलग अलग था। तो यहाँ पर मॉडर्न पीरियाडिक लॉ में इन्होंने क्या कहा, इन दिस टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, नोन एज ग्रुप्स, जिसको हम ग्रुप के नाम से जानते हैं, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज, और 7 उसमें पंक्तियां हैं, 36 पंक्तियां जिसे कहते हैं।
दैट इज पीरियड्स, और इस तरह से उनका नाम पीरियड्स दिया गया। तो जो यहाँ पर पीरियाडिक टेबल क्लासिफिकेशन किया गया वो 18 वर्ग और 7 आवर्तों में बांट दिया गया, और इसमें कोई झंझट नहीं रखी, कोई सब ग्रुप डिवाइडेशन नहीं रखा। सीधे कहा कि आप सिंगली नंबर्स जो काउंट करते हैं 1 2 3 करके, चाहे वो ग्रुप को काउंट करना हो या पीरियड्स को काउंट करना हो, उनको काउंट करते रहिए। इसके साथ जो इनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियाडिक फंक्शन होगा वो एटॉमिक मास ना होकर के एटॉमिक नंबर होगा। अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स कहा कि इसको एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते चले जाएंगे। तो इस तरह से जो इन्होंने एक क्लियर प्लानिंग अपने दिया, जो क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियाडिक एलिमेंट्स की बात किया, तो ऐसी कंडीशंस में ये सक्सेसफुल रहे। द ग्रुप्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। लास्ट में इन्होंने बताया भी कि ये फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ ग्रुप, कि वहाँ पर मेंडलीव साहब ने क्या कहा था, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, इस तरह से बांटिए। मोजले ने कहा नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको क्लेरिफाई कर दीजिए, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। तो कहने का मतलब ग्रुप को हम सब ग्रुप में नहीं बांट सकते। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए ग्रुप, जो एलिमेंट्स ग्रुप में प्रेजेंट होंगे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस लाइक एज ए वैलेंसी, जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के तहत हम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं। तो लूज या गेन करने में उसी के अकॉर्डिंग तो एलिमेंट आयन बनाता है। अगर सपोज 1 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया तो क्या हो गया, +1 आयन हो गया, मतलब +1 आयन का मतलब केटायन जिसे कहा दिए। इसी तरह से उसने 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे क्लोरीन सपोज कीजिए, उसने गेन कर लिया, तो गेन कर लेने के कारण उसको -1 चार्ज मिला, तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई, -1 हो गई, और जिसके कारण हम उसको एनायन बोल दिए। तो कहने का मतलब कि एलिमेंट्स को आयन की प्रवृत्ति में कन्वर्ट करने के लिए एक अहम रोल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निभाते हैं। और उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर इन्होंने कहा कि द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए ग्रुप, के एलिमेंट्स उसी ग्रुप में प्रेजेंट होंगे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनकी वैलेंसी सेम होगी। बात समझ रहे हैं कि ये ग्रुप में डिफरेंट वैलेंसी के एलिमेंट्स नहीं होंगे। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी, और लास्ट में उसी चीज को एक क्लियर स्टेटमेंट दे दिया कि किसी भी ग्रुप में रहने वाले जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी तत्व होंगे, उनकी वैलेंसी सेम होगी। द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, और नंबर ऑफ सेल्स इनके इंक्रीज करेंगे, बढ़ते क्रम में रहेंगे। एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसा जैसा हम ग्रुप में नीचे जाते हैं। सपोज कीजिए कि फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट मेंबर आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के बाद जो सोडियम होगा या फिर जो अगला एलिमेंट्स होगा वो अगर फर्स्ट ग्रुप में है तो उसकी वैलेंसी भी सेम होगी। उसी चीज़ को एक क्लेरिफाई करना चाह रहे हैं कि द नंबर ऑफ सेल्स मतलब कि उनके कोष जो हैं, जिस कोष के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से, कि ये एलिमेंट किस ग्रुप में रहेगा, तो द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, वो बढ़ता है एज वी गो डाउन द ग्रुप्स। जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो वो बढ़ते क्रम में हमें मिलते हैं। बढ़ते क्रम में मिलने का मतलब कि उनकी एक स्टेबिलिटी जो है वो जो इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करने का मतलब कि उनकी जो वैलेंसी रहेगी वो वैलेंसी ग्रुप में तो सेम रहेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज। नंबर ऑफ सेल मतलब कि जो उनके इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन होगा वो के सेल में ही नहीं रहेगा, के बाद एल के बाद एम के बाद एन, इस तरह से आगे बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे। और फिर हम मॉडर्न एटॉमिक नंबर्स के माध्यम से देखेंगे, एसपीडीएफ स्ट्रक्चर में देखेंगे, बहुत सारी थ्योरी चेंज हो गई। तो यहाँ पर भी हम सामान्य तौर पर देखते हैं कि द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप्स। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए ग्रुप, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए ग्रुप, एलिमेंट जिस ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है। कहने का मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम होती है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी इन ए ग्रुप वेरी ग्रेजुअली। कहने का मतलब कि उनकी बीपी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एमपी एंड डेंसिटी इन ए ग्रुप इज ग्रेजुअली। कहने का मतलब वेरी ग्रेजुअली, कहने का मतलब कि एक बढ़ते क्रम में रहते हैं। फर्स्ट एलिमेंट का है, उसकी बीपी, एमपी और डेंसिटी की बात अगर करें तो क्रम से बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं।
जैसे 1 2 3 4 5 अप टू हम जनरल नंबर काउंट करते हैं। सेम कंडीशन में थर्ड पॉइंट हमारा है एलिमेंट्स ऑफ ए पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर। एलिमेंट्स ऑफ ए पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते, बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल्स, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स उनके सेम होते हैं। और यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते थे, कहने का मतलब एक ग्रुप में वैलेंस ही सेम होगी। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि पीरियड्स की बात अगर हम करते हैं तो पीरियड्स में नंबर ऑफ सेल समान होंगे। द नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज बाई 1 यूनिट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब कि बाएं से दाएं की तरफ जाने पर इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मूव करते हैं इन ये पीरियड्स। जब हम पीरियड्स में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, कहने का मतलब कि जो सीक्वेंस है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम बढ़ते हैं पीरियड्स में, तो क्या करते हैं, बढ़ते रहते हैं। देयरफॉर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब इस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं विद सेम नंबर ऑफ सेल्स, उनके सेल्स सेम होते हैं, आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड, और इसके कारण वो एक ही पीरियड में स्थित होते हैं। कहने का मतलब कि इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं देख सकते, लेकिन सामान्य तौर पर इनकी जो सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं KLMN या आगे चल करके SPDF जिस ग्रुप में जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ पीरियड्स इनके समान होते हैं। द नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स चेंज, द नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स चेंज, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आल्सो चेंज, और ऐसी कंडीशंस आती है कि अगर उनके बैलेंस सेल चेंज हो रहे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। डिफरेंट पीरियड्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरह से डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। आगे चल करके यही बोरबरी प्लान ने भी बताया कि किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, 2n स्क्वायर होते हैं, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड समथिंग रख सकते हैं। स्टार्टिंग में जो हमारी मतलब ओल्ड थ्योरी है जिसको अभी हम रीडिंग कर रहे हैं, इसमें तो बोरबरी प्लान के अकॉर्डिंग KLMN सेल हैं, लेकिन जब हम मॉडर्न थ्योरी की बात करते हैं तो वहाँ पर हम बोरबरी प्लान को छोड़ देते हैं, आगे चल करके आपबाउ प्रिंसिपल पर आ जाते हैं, SPDF स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं, जिसको हमने पिछले वीडियो में बताया कि आगे बहुत से केमिस्ट हैं, उनकी अलग अलग थीसिस रहती है, और उसके कारण हम विभिन्न तरह से जो अरेंजमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है उनको व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं, और प्रत्येक ऑब्जर्वर के एवरी क्वेश्चंस का आंसर देने का पूरा कोशिश करते हैं। तो नाउ K सेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर में n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन इन K सेल। या सीधे हम कह लें कि पहले कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे। इसी के कारण जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद अगले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन करते हैं, 2n स्क्वायर, फिर वही फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, तो n की वैल्यू क्या कर देते हैं 2, और 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाता है। तो दूसरी कक्षा में या दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। सेम कंडीशन में ऐसे तीसरी कक्षा लाते हैं तो वहाँ पर भी 2n स्क्वायर में n की वैल्यू 3 रख देते हैं, और जब n की वैल्यू 3 रख देते हैं तो 3 इंटू 3 9 हो गया, 9 2 जा 18 आ जाता है। तो तीसरी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो जाते हैं। ऐसे ही लास्ट कक्षा जो KLMN सामान्य तौर पर बोरबरी ने प्लानिंग किया, तब उस समय नंबर ऑफ एलिमेंट्स थोड़े थे और उनको एक सिंपली सिग्निफिकेंस दिया गया, कैसे हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो लास्ट चौथी कक्षा को क्या कहा गया कि अगर वो चौथी कक्षा है तो चौथी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 16 2 जा 32। तो इस तरह से एक कमिटमेंट किया गया कि KLMN जो हमारी पुरानी धारणाएं थी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोरबरी प्लान के हिसाब से कैसे बांटते हैं, 2 8 18 32। बात समझ रहे हैं। तो 2 8 18 32 का एक कॉमन फार्मूला था, लेकिन उसके बाद भी ये थ्योरी 100% सक्सेसफुल नहीं मानी गई, क्योंकि उसके बाद अन्य केमिस्टों ने अलग अलग धारणाएं व्यक्त की और उसके अकॉर्डिंग पीरियड्स एंड
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से उनकी और भी यूटिलिटीज़ को बताने की कोशिश किया और उनको लेकर के फिर बार बार मॉडर्न पीरियाडिक टेबल को एनालाइज किया गया और कितने कमिटमेंट्स उसमें पास आउट किए गए, लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो पीरियाडिक टेबल ऑलवेज एक रहस्यमयी सारणी बनी रही और उसके रहस्य को जानने के लिए विभिन्न तरीकों का बार बार प्रयोग किया गया और जहाँ पर भी हमें सक्सेस मिली उसको लोगों में शेयर किया गया कि नहीं, अब हम पीरियाडिक टेबल को इस तरह से पढ़ सकते हैं, पीरियाडिक टेबल की ये यूटिलिटीज़ हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए देखा गया कि पीरियाडिक टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और साथ में आगे चल करके केमिकल रिएक्शंस के लिए इनकी जानकारी बहुत आवश्यक है। इसी के कारण आज भी सिलेबस में फ्रॉम क्लास 10th टू पोस्ट ग्रेजुएट एवरी क्लासेज में आपको पीरियाडिक टेबल रीड करना ही है। ऐसी स्थिति में हम मानते हैं कि पीरियाडिक टेबल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन आवर केमिस्ट्री। फिर इसके बाद अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियो में बात करते हैं जिसमें मेनली एनालिसिस ऑफ पीरियाडिक टेबल होगा। तो उसको एनालिसिस हम लोग वहाँ करेंगे, किस तरह से इनकी ग्रुपिंग की गई है, कैसे ये KLMN से नहीं संतुष्ट हो पाते हैं तो हम इनको 4 ग्रुपों में बांट देते हैं। ब्लॉक में SPDF ब्लॉक बना देते हैं। S ब्लॉक में कितने एलिमेंट होंगे, P ब्लॉक में कितने होंगे, D में कितने होंगे, F ब्लॉक में कितने एलिमेंट होंगे। इसके बाद भी 2 हमें सीरीज़ बनानी पड़ती हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़। तब हम जाकर के 1 से लेकर 105 तक के तत्वों को आपस में अरेंज कर पाते हैं इन अकॉर्डिंग टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर भी उसमें बहुत सारे ऐसे डाइवर्जेंस हैं जैसे एल्कली मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो अपर क्लासेज में भी हम रीडिंग करते रहते हैं और एक के बाद एक जानने का, इनके गूढ़ रहस्य को पहचानने की पूरी कोशिश करते हैं। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम पीरियाडिक टेबल का एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।